आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और गृह मंत्री भूपेंद्र जी हैं। और सबसे पहली बात ये है कि भूपेंद्र जी को बहुत ही कूल माना जाता है, कूल मिनिस्टर। मामला कितना भी गर्म हो, बहुत ही कूलली रिप्लाई करते हैं और बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं। तो भूपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा अभी है, जिस पर विपक्ष भी तैयारी में है, घेरने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। पहली प्रतिक्रिया कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है मध्य प्रदेश में फिलहाल, उस पर आप क्या बिल्कुल संतुष्ट हैं या कुछ और करने की जरूरत है? आंकड़े और फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने एक मंच हम लोगों को उपलब्ध कराया और इस मंच के माध्यम से जनता तक हम लोग अपनी बात रख सकेंगे। जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में एक समय डकैती की बहुत बड़ी समस्या थी। अनेक डाकू गिरोह मध्य प्रदेश में सक्रिय थे। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने एक अभियान चलाया और आज हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा बड़ा सूचीबद्ध डाकू गिरोह मध्य प्रदेश के अंदर आज की तारीख में नहीं है। दूसरा, मध्य प्रदेश के अंदर नक्सलवाद की एक बड़ी समस्या थी और परिस्थितियां यहाँ तक थी कि एक समय हमारे पूर्ववर्ती सरकार के एक हमारे स्वर्गीय मंत्री जी को नक्सलियों ने उनकी गला रेत कर हत्या की थी। आज मध्य प्रदेश में नक्सलवाद लगभग पूरी तरह से समाप्त है। सिर्फ एक बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है जिसमें कुछ एरिया है और अभी कुछ मूवमेंट मंडला डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तीसरा, मध्य प्रदेश के अंदर जो एक आतंकवादी गतिविधियों का बीच में केंद्र हो गया था, उसमें काफ़ी लोगों को हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद जब भोपाल जेल में रखा तो आपको जानकारी है कि दीपावली की रात में एक जेल प्रहरी की हत्या करके और 8 लोग जो काफ़ी खूंखार किस्म के अपराधी थे वो जेल से निकलने में सफल हुए। परंतु हमारी सरकार ने मात्र 8 घंटे के अंदर उन 8 जो खूंखार बदमाश थे उनको हमने इनकाउंटर में मार गिराने में मध्य प्रदेश की पुलिस ने सफलता प्राप्त हम लोगों ने की। इसी तरह से एक मॉड्यूलर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ शाहजहाँपुर के पास। उसमें हम लोगों ने 4 घंटे में जो ब्लास्ट करने वाली टीम थी उनको अरेस्ट किया और उनके जो सरगना थे लखनऊ में, जहाँ से उनका कनेक्शन था, वहाँ पर लखनऊ पुलिस ने भी इनकाउंटर में मार गिराने का काम किया। एक एंटी टेररिस्ट पूरा एक टेलीफोन नेटवर्क पूरे देश में चल रहा था और उसके माध्यम से जो इंटरनेशनल कॉल टेररिस्ट के होते थे वो नेशनल कॉल में ट्रांसफ़र करके और आतंकवादियों की मदद होती थी। उस नेटवर्क को भी पकड़ने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया और हमने उस नेटवर्क को पकड़ा।
तो इस तरह से आज मध्य प्रदेश में जो गंभीर अपराध हैं या संगठित अपराध हैं उस पर तो हमारा नियंत्रण है, परंतु कुछ अपराध इस तरह के अपराध हैं जो अपराध अनेक कारणों से होते हैं। बीच में कुछ दुखद घटनाएं हुई, बच्चियों के साथ कुछ घटनाएं हुई, और उसमें हम देखें तो 94% जो घटनाएं हुई वो सब एक दूसरे को जानने पहचानने वाले लोग थे। कई घटनाएं ऐसी थी कि 5 साल तक लिविंग रिलेशन में रहने के बाद फिर जाके कोर्ट में रिपोर्ट की, तो कई बार आंकड़ों की दृष्टि से लगता है कि अपराध हुए हैं, परंतु मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पिछले दिनों में हमारे देश में महिला अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं और महिला अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता आज पूरे देश को है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत अगर हम लोगों ने की तो मध्य प्रदेश से की। देश का मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा से ये हम लोगों ने विधेयक पास किया कि अगर 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ कोई घटना होती है तो सीधे फांसी की सजा का प्रावधान हम लोगों ने किया। ये देश का पहला राज्य है और आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग देश के हर राज्य ने हमारे ड्राफ्ट को स्वीकार किया है। और अंत में अभी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि अब सख्त कानून की आवश्यकता है। जी भूपेंद्र जी, एक यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी मध्य प्रदेश सरकार पर कि निर्भया फंड के तहत एक रेप विक्टिम को सिर्फ 600 रुपये दिए गए। ये सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है रेप विक्टिम के बारे में, उनके प्रति कैसा हो रहा है यहाँ पर। दूसरा, एक एनसीआरबी का अगर आंकड़ा है तो क्राइम अगेंस्ट वुमन नंबर 1 है। अगर पत्रकारों पर हमले की बात है नंबर 1 है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें, बहुत आपने संगठित अपराध के बारे में बोला कि उस पर नियंत्रण हो गया है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं हैं इससे परसेप्शन बदलता है। आप जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भांजियों की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, उस परिवार में अगर हर 2 घंटे पर एक बलात्कार की घटना रिपोर्ट होती है तो ये सोचने की बात है। मैं इस मुद्दे पर आपसे राय चाह रहा था कि इस बारे में क्या सिर्फ फांसी की सजा का प्रावधान कर देने भर से काम चल जाएगा? देखिए, 2 चीजें हैं। जहां तक एनसीआरबी के आंकड़ों का सवाल है, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों में 1993 से लेकर और आज 2018 तक देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है रेप के मामले में। ये कोई आज से नहीं है, ये 93 से लेके और 2018 तक ईयर वाइज आप देख लें तो उसमें है। परंतु अगर हम आज देखें तो आज की स्थिति में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश आज की डेट में रेप के मामले में 8वें स्थान पर है, जो पहले स्थान पर हुआ करता था। दूसरा सवाल एनसीआरबी के आंकड़ों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि सबको न्याय मिले। अनेक स्टेट ऐसी होती हैं जहां पर घटना होती है परंतु एफआईआर नहीं होती। हमारे स्टेट के अंदर कोई भी घटना होती है तो हम लोगों के स्पष्ट निर्देश है तो घटना होती है तो आप तत्काल एफआईआर करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और उसके बाद फिर जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर आप कार्रवाई करिए। और इसलिए सबको न्याय मिले, हमारे लिए एनसीआरबी के आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है, सबको न्याय मिले ये एनसीआरबी के आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है। मुकेश नायक जी, विपक्ष के नाते आपका जो दायित्व है क्या आप निभा पा रहे हैं?
क्या आपको लगता है कि आप एक सक्रिय विपक्ष और मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं? देखिए, और भी धारदार और पैने विपक्ष की आवश्यकता है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि और भी सशक्त भूमिका अपोजिशन की होना चाहिए, और लोकतंत्र में अपोजिशन जितना धारदार, पैना और सरकार को जगाने वाला होगा, उतना ही जनता को उसका फायदा मिलेगा। अभी कानून व्यवस्था पर हमारी चर्चा हो रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स को माननीय मंत्री जी ने कहा ये बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन लोकसभा में सरकार ने जो उत्तर दिया है वो महत्वपूर्ण है। और लोकसभा में जो सरकार ने उत्तर दिया है उसमें लगभग नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े और लोकसभा का उत्तर, उसमें बहुत समानता है, लगभग एक जैसे है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 93 से बलात्कार में मध्य प्रदेश पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा। और वो स्वयं गृह मंत्री जी हैं, और वो नेतृत्व अभी भी देश में बना हुआ है मध्य प्रदेश का। ये दुर्भाग्यजनक है। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर जो मध्य प्रदेश पूरे भारत में शांति का टापू माना जाता है, अपनी शांति और यहां के नागरिक बेवजह की हलचल भी पैदा नहीं करते हैं, अराजकता पैदा नहीं करते हैं, इस दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का सबसे शांत राज्य माना जाता है। मैं सहज रूप में कानून व्यवस्था को लेकर ये कहना चाहता हूं कि आज अगर यहां से मैं पन्ना तक जाता हूं तो कम से कम मुझे 8 से 10 जगह ट्रैफिक जो है जाम मिलता है, और उसका कारण है हमारे सामाजिक कार्यक्रम। अब हर कार्यक्रम इस मध्य प्रदेश में सड़कों पर होने लगे। 2.5 किलोमीटर की चुनरी जब तक कि क्रॉस नहीं कर जाए रोड, 2.5 किलोमीटर की चुनरी, तब तक भोपाल जैसी राजधानी पर 1-1 हजार गाड़ियां उनका प्रतीक्षा करती रहती हैं। मैं स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, रामकथा बोलता हूं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम और अराजकता में अंतर होना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम आत्म शांति के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, लोगों को दिशा बताने के लिए है, मार्गदर्शन के लिए। नायक जी, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में एक सशक्त विपक्ष के तौर पर आप लोग काम कर पाएंगे? क्या सरकार को घेरने के लिए आपके पास मुद्दे हैं? निश्चित रूप से इन 15 सालों में सरकार की जो असफलताएं हैं वो बिल्कुल जगजाहिर हो गई हैं, उजागर हो गई हैं। और पिछले तीन चुनाव में ये जनता ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ गए हैं। लेकिन बीजेपी इसलिए तो निश्चिंत है क्योंकि उनका ये मानना है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। ये तो बीजेपी के नेताओं की बात लोगों के मुंह में डाली हुई है। चुनाव जनता लड़ती है, परिणाम जनता के आ रहे हैं। ये प्रमाण है कि जनता बीजेपी से नाराज है और मध्य प्रदेश में लोगों की परिवर्तन की इच्छा है। पिछले 3 चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ चुनाव लड़ा, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इतनी जहां मंत्री पोलिंग एजेंट बने थे वहां पर बीजेपी चुनाव हार गई। इससे अंदाज लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पैर उखड़ चुके। मुकेश नायक जी, लेकिन क्या आपको लगता है जो आपके नए अध्यक्ष हैं, क्या वो कुछ रणनीति बदल रहे हैं? क्या वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं? उनका जनेऊ धारण करना, मंदिर मंदिर घूमना, क्या आपको लगता है कि कुछ स्ट्रेटेजी बदल रही है आपकी? देखिए, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बदल रही है। हम जैसे हैं वैसे हम दिखना भी चाहते हैं, बस हमने अपनी कार्यशैली में ये परिवर्तन किया है। पहले हम जैसे थे वैसे दिखाई नहीं दे पाते थे, और बीजेपी के नेताओं की विशेषता है वो जैसे नहीं है वैसे दिखाई देते हैं। नहीं, आपके ही एक नेता थे एंटनी साहब। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आपका जो परसेप्शन, जो छवि बनी है, उस छवि को बदलने के लिए हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो जो उनको आगे ले जा रही है? जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो जीवन है ये आत्म पक्ष और लोक पक्ष का समन्वय है। आत्म पक्ष का मतलब है हम जैसे हैं, और लोक पक्ष का मतलब है हम जैसे हैं वैसे दिखाई दें। अब उन्होंने अपनी कार्यशैली में केवल एक परिवर्तन किया है कि वो जैसे हैं वैसे दिखाई देने लगे। भूपेंद्र जी, ये रणनीति में बदलाव क्या आने वाले चुनाव में सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? अगर कांग्रेस एक चेहरा लेकर चले तो क्या वो कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है?
देखिए, पहली बात तो आदरणीय मुकेश नायक जी के साथ में बैठा हूं, तो वो मेरे बड़े भाई हैं और छात्र राजनीति में वो मेरे सीनियर थे, मैं उनका जूनियर था। राम कथा बहुत अच्छी करते और इसलिए मैं कई बार उनसे कहता हूं कि आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, आप तो राम कथा करो तो देश का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। जहां तक मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं, कोई इसको राजनीतिक नजरिए से हम लोग ना लें, क्योंकि ये तो एक खुली डिबेट हो रही है, अपने अपने विचार हैं, कोई यहाँ चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव जब होता तो वैसे भाषण होते हैं। देश की अगर हम बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश में आज मोदी जी की सरकार को 4 वर्ष हो गए। इन 4 वर्षों में अगर हम देखें तो इन 4 वर्षों में हमारे देश के अंदर, हमारे देश की भारत सरकार के ऊपर कोई भी दल, कोई भी पार्टी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप आज तक भारत की सरकार पर नहीं लगा। मैं पिछले बार सांसद था और जब मैं पार्लियामेंट में बैठता था, दीपक भैया यहाँ बैठे हैं, तो उस समय हर महीने एक मंत्री तिहाड़ जेल जाते थे यूपीए सरकार। तो हमने व्यवस्था को पारदर्शी करने का काम किया। इस देश के लिए देखिए 2-3 चीजों की जरूरत है। इस देश के अंदर सबसे पहले तो आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी के 70 वर्षों में आज भी जो दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश हैं, उन दुनिया के भ्रष्ट देशों में हमारा 98 नंबर है। और इसलिए आज देश के सामने चुनौती है कि देश की राजनीति में ऐसे लोग आए, पारदर्शी सिस्टम हो, पारदर्शी प्रशासन हो और एक स्वच्छ सरकार देने का संकल्प हो। इस दिशा को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में काम की शुरुआत की और आज हम ये कह सकते हैं कि देश में जो एक मूल्यों पर आधारित राजनीति है, देश धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सभी दलों में अब अच्छे लोग राजनीति के क्षेत्र में धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। और अगर देश की दृष्टि से देखें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जब पूरा देश अपने घरों में दीपावली मनाता है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री सेना के साथ जाके दीपावली मनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे देश का जो सेना का मनोबल है, जो सेना देश की सुरक्षा कर रही है, उस मनोबल को बना के रखने का काम हमारे देश ने, हमने वो भी करके दिखाया कि जब जरूरत पड़ी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर 7 किलोमीटर अंदर तक जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके और टेररिस्ट कैंप को नष्ट करके हमारी सेना साथ सुरक्षित वापस लौट के आई। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल ठीक है भूपेंद्र जी। चाहे म्यांमार में हो, बताइए। वो मोदी लहर क्या आपको लगता है अभी भी कायम है? क्या लगता है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री महोदय बैठे थे, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सीटें बढ़ेंगी इस बार के चुनाव में। आपको लगता है कि सीटें बढ़ेंगी या स्थिर रहेंगी या घटेंगी? क्योंकि कुछ तो माहौल ऐसा है, चाहे वो पटवारियों का मामला है, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला है, चाहे यूथ
जिस तरह से असंतुष्ट दिख रहा है, नौकरी की कमी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध पर नियंत्रण नहीं है, जो महिलाओं से जुड़े अपराध हैं खासकर, जो समाज को उद्वेलित करते हैं, आपको लगता है कि सीटें आपकी बढ़ेंगी या जहां पर आप हैं वहां रुके रहेंगे या घटने की संभावना है? देखिए, मैं इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता कि सीटें घटेंगी कि सीटें बढ़ेंगी। ये उस समय चुनाव की क्या परिस्थितियां होंगी उस पर निर्भर करेगा। परंतु आज हम अगर देखें तो जो देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आज पूरे विश्व ने भारत की संस्कृति को स्वीकार किया है। जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं कि भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनेगा, भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बने, उस दिशा में आगे बढ़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रही है। देखिए, भारत का जो भी वैभव है, भारत अगर आगे आपको ले जाना है तो आपको भारत की संस्कृति के आधार पर ही आप भारत को आगे ले जा सकते हो। और इसलिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने का काम, भारत के सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं हैं उनको बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है इस देश के अंदर तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये निश्चित रूप से देश के लिए अच्छा हो रहा है। चुनाव तो अलग चीजें होती हैं, कोई उसका वो सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने की कोशिश है, कवायद है और उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है, मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके आपको क्या लगता सांस्कृतिक है? मूल्य कैसे हैं, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है ना। गोवा में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में गाय इनकी माता है, गोवा में नहीं है। ये कैसी माता है? ये कैसे सांस्कृतिक मूल्य है? गोवा में गाय मखानी, गाय कोरमा, गाय बिरयानी हर रेस्टोरेंट में बिक रही है, वहां बीजेपी की सरकार है। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में गाय माता है, लेकिन गोवा में नहीं है। दूसरी बात, सांस्कृतिक मूल्य और भारत को गुरु बनाना है तो सांस्कृतिक परंपराएं, हमारी अस्मिताएं, हमारे धार्मिक स्पंदन, हमारी वैदिक परंपरा पर ध्यान देना पड़ेगा। आज भारत का मांस निर्यात का 60,000 करोड़ का मांस निर्यात हो गया भारत का। पूरे दुनिया में के देश जितना मांस निर्यात करते हैं उसका 58% केवल भारत मांस निर्यात करता है। हम विश्व गुरु बन रहे हैं कि कसाई बन रहे हैं? जरा बताइए। ये पिंक रेवोल्यूशन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। और पिंक रेवोल्यूशन का मतलब था कि भारत के पशुधन को बचाना है और उनको उनका जो मांसाहार के द्वारा जो उनकी हत्या होती है, उनको काटा जाता है, उन पर चिंता प्रकट की थी। और देखते ही देखते पूरी दुनिया का जो ब्राजील नंबर 1 पे था मांस निर्यात में, आज भारत नंबर 1 पर हो गया। ये सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा है क्या? दूसरी चीज, मैं एक उदाहरण दूंगा। मैंने एक गाय गिर से गाय मंगाई अपने लिए, रास्ते में गौ भक्तों ने उतार ली। हमारे जो ड्राइवर ला रहा था उसने कहा कि भैया रास्ते में आपकी गाय उतार ली, ये कह के कि ये कटने जा रही है। हमने गांव का नाम सब पता किया, सब दूर हमारा भी नेटवर्क है। हम पहुंच गए उन तक तो भैया वो गाय दो के दूध पी रहे थे गौ भक्त हमारी गाय का। हमने कहा भैया ये हमारी है, तब लेके आए हम। लेकिन नायक मुझे ये बताइए, इस तरह की अराजकता ये सांस्कृतिक मूल्य। लेकिन नायक जी, क्या आप इन मुद्दों को जनता तक ले जा पाने में सक्षम हो पाए हैं? क्या आप जनता को बता पा रहे हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं? विपक्ष के नाते आप कुछ कर पा रहे हैं, एकजुटता दिखा पा रहे हैं? हुजूर, पब्लिक है ये सब जानती है।
आप अगर कोई भी अगर इस देश में इस गलत फहमी में है कि पब्लिक तक कोई बात जा नहीं रही है ना, तो मैं कह रहा हूं कि अभी इसी वक्त वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। ये जनता से ज्यादा, ये नेताओं से ज्यादा होशियार है पब्लिक। लेकिन जो एक सवाल भूपेंद्र जी से पूछा था, सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, विपक्ष सामने में है, एंटी इनकम्बेंसी की बात है, महंगाई, बेरोजगारी, क्या आपको लगता है कि आप मजबूती के साथ खड़े रह पाएंगे? निश्चित रूप से। जब जनता जिन रोजमर्रा की समस्याओं से संघर्ष करती है, उसका सामना करती है, दुख उठाती है, तकलीफ उठाती है, बेचैनी होती है, तो जनता पर उसका प्रभाव पड़ता है। और सभी राजनीतिक दलों को और नेताओं को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जनता, जनभावना ही सर्वोपरि है राजनीति में। लेकिन जनता ये भी तो पूछेगी कौन सा कांग्रेस, सिंधिया जी का कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी का कांग्रेस? नहीं, ये ऐसा नहीं है। कैसे आप लड़ेंगे? सिर्फ एक ही कांग्रेस है मध्य प्रदेश में। मुझे एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कौन सा नेता प्रोजेक्ट किया था? राजस्थान में बीजेपी ने कौन सा नेता प्रोजेक्ट किया था? महाराष्ट्र में कौन सा नेता प्रोजेक्ट किया था? बीजेपी एक साथ मिलकर लड़ाई तो लड़ी थी उन्होंने, चुनाव तो लड़ा था नायक साहब, एक साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा था उन्होंने। हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जनता लड़ती है, चुनाव जनता लड़ती है। दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ही चुनाव लड़ती है, कोई नेता वेता चुनाव नहीं लड़ता है। जनता को अगर सुख होगा तो जनता आपका साथ देगी, जनता को अगर दुख होगा तो जनता आपका साथ नहीं देगी। भूपेंद्र जी, देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल है, तो मैं हमारे जो सभी माननीय कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 93 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं उस समय विधायक था, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुकेश भैया की उनसे नहीं बनती थी और इसलिए उनने छोड़ भी दी थी उस समय पार्टी। तो 93 से लेकर 2003 के बीच में मध्य प्रदेश को रिजर्व बैंक ने बीमारू राज्य घोषित कर दिया था। भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसको रिजर्व बैंक ने बीमारू राज्य घोषित किया और मध्य प्रदेश सरकार के सारे भुगतानों पर रोक लग गई थी। कोई चेक मध्य प्रदेश सरकार का किसी बैंक में एक्सेप्टेबल नहीं था और बीमारू सरकार रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश को घोषित कर दिया था। न बिजली थी, न सड़क थी, न सिंचाई थी, न रोजगार के साधन थे, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था और इसीलिए जनता ने कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से पराजित किया 2003 के चुनाव में कि 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार में आए। आज मध्य प्रदेश के अंदर जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो 24 घंटे हम लोग जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो 24 घंटे हम लोग, गांव हो या शहर हो, 24 घंटे हम पावर सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों की हालत ये थी कि हम लोगों ने देखा है, मुकेश भैया भी दमोह से आते थे तो सागर से भोपाल आने में 10 घंटे लगते थे और आज सागर से भोपाल आने में 2.25 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, सागर से दमोह 50 मिनट। एक उदाहरण, हम लोगों ने सड़कों को ठीक करने का काम किया। एरीगेशन की जो स्थिति थी, सिंचाई की स्थिति थी, उस समय कुल 7.5 लाख हेक्टेयर में एरीगेशन होता था। आज की डेट में मध्य प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर में एरीगेशन हमारी सरकार कर रही है। हमारे इस प्रदेश ने आज कृषि के क्षेत्र में हम देश में नंबर 1 पे हैं। भारत सरकार, यूपीए सरकार के समय से, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब से हमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अवार्ड मिल रहा है, कृषि उत्पादन में। आज पर्यटन के क्षेत्र में देश में हम नंबर 1 पे हैं।
आज विकास दर में देश में हम नंबर 1 पे हैं। मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क के मामले में हम नंबर 1 पे हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के मामले में हम नंबर 1 पे हैं। तो ऐसे अनेक सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में आज हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे हैं। कांग्रेस के समय में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो था वो देश का 10वां राज्य था। आज औद्योगिक निवेश की दृष्टि से जो भारत के अग्रिम पंक्ति के 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश सरकार का जो कुल बजट था वो 35,000 करोड़ का बजट था। आज हमारी सरकार में 2 लाख करोड़ का बजट हमारी सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में है। इतना तो मानेंगे। एक मैं आखिरी में बस मुकेश भैया बोलेंगे, मैं एक इतना भर कहना चाहता हूं कि हमने ऐसा कौन सा काम नहीं किया या हम आगे कौन सा काम ऐसा नहीं कर रहे कि जिस कारण से लोग कांग्रेस को ले आएंगे। हमने तो कांग्रेस से सब अच्छा ही किया है। कांग्रेस ने तो राज्य को पूरा बंटाधार कर दिया था, बीमारू राज्य कर दिया था। हमने तो उसको अच्छा करने का काम किया है। आज हर सेक्टर में हम लोग आगे बढ़े हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चली जाए और कांग्रेस क्या चमत्कार करेगी? कांग्रेस आके क्या करना चाहती कांग्रेस मध्य प्रदेश में आके, ये बताएं। और नहीं तो मैं बता दूंगा कि 10 साल के राज में कांग्रेस ने क्या क्या किया था मध्य प्रदेश में, वो भी मैं सारे आंकड़ों के साथ यहाँ पर गिनवा दूंगा। तो वैसा मध्य प्रदेश फिर से ना हो जाए, और इसलिए जनता इस बात को समझती है कि मध्य प्रदेश आज हर सेक्टर में विकास में आगे बढ़ रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो एक स्थिर सरकार मिलेगी, स्टेब्लिश सरकार मिलेगी, सब दृष्टि से राज्य का विकास होगा। इसलिए कोई कारण ऐसा नहीं है कि जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में नकार दें। मुकेश नायक जी, हर दिशा में कृषि, डेवलपमेंट, ग्रोथ हर एक में नंबर 1 है और ये विकास सतत है। ऐसा क्या चमत्कार करेंगे आप कि आपका सरकार में आना जरूरी है? थोड़ा मैं समय चाहूंगा जी। आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कहा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे देश में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ने हल बख्तर नहीं चलाया है, किसान ने चलाया है। किसान ने मेहनत की है, किसान ने पुरुषार्थ किया है। और किसान से जाकर पूछो आज उसकी क्या हालत है। आप जाओ गांव में जो कृषि विकास की योजनाएं हैं सरकार की, उनकी क्या हालत है, किसान की क्या हालत है। आज सबसे ज्यादा अगर असंतुष्ट है कोई इस सरकार से तो किसान है। भावांतर योजना की बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। आज मैंने आज कलेक्टर से बात की कि आपने चना और मसूर की तुलाई का जो केंद्र रखा है वो 80 किलोमीटर दूर रखा है। किसान 2 क्विंटल चना 80 किलोमीटर दूर लेकर आएगा तुलवाने के लिए, और फिर मंडी कमेटी का आदमी कहेगा कि आप रात भर खड़े रहो, कल तुलेगा। और कल सुबह जब तुलने का मौका आएगा तो कहेगा इसमें तो कचरा है, ये वापस ले जाओ, ये लेने योग्य नहीं है। तो सिर्फ भावांतर योजना बदलने के लिए कांग्रेस आएगी? नहीं, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। पूरी बात, भावांतर योजना तो बदलेगी ही, क्योंकि सही नीति बनाने का अर्थ है कि किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य मिले। ये नीति बनाएगी कांग्रेस पार्टी, भावांतर से संबंध नहीं है इसका। भूपेंद्र जी ने वही बोला कि रोड मैप क्या है, क्या कांग्रेस की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है? देखिए, रोड मैप ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सिंचाई की बात कही गई, अभी सिंचाई में नंबर 1 पर है। आपको पता है 2015, 16 और 17 के जो सीएजी की रिपोर्ट्स है उसमें सिंचाई विभाग के बारे में क्या लिखा है? 10,000 करोड़ की 7 विकास योजनाएं ऐसी है सिंचाई में जिनमें 10,000 करोड़ रुपए अनुपयोगी हो गया, वेस्ट हो गया। जो 700 करोड़ की नर्मदा के आसपास की सिंचाई परियोजनाएं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल 700 करोड़ रुपए का हुआ था, वो 7,000 करोड़ पर चली गई और अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो सिंचाई के आंकड़े ये बताते हैं ये बहुत फर्जी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के आंकड़े फर्जी हैं। मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में
जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के समय राज्य शासन ने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो स्टैटिस्टिक्स रखी थी, वो मैंने उसके कागज सदन के पटल पर रखे थे। और जब कृषि कर्मण अवार्ड लेने के लिए राज्य सरकार ने अपने कृषि उत्पादन के आंकड़े रखे तो वो अलग थे। यूपीए सरकार में 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले मनमोहन सिंह जी के समय कृषि में। कर्मण पुरस्कार इस आधार पर मिलते हैं कि आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं वो किस तरह से प्रस्तुत किए। तो ये जो फैब्रिकेटेड, अगर आप बता रहे हैं कि फैब्रिकेटेड थे, तो क्या जब तक पता लगा, जब तक मोदी जी की सरकार बन तो गई, 2 बार दे चुके हैं आप। जब तक ये पता लगा कि ये पूरे आंकड़े फर्जी हैं, तब तक मोदी जी की सरकार बन गई और वो फर्जी आंकड़ेबाजी लगातार चल रही है। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, देखिए मैं भूपेंद्र का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे बीच में एक छात्र राजनीति से लेकर अभी तक एक बहुत लंबा संबंध रहा है और गैर राजनीतिक संबंध रहा है, तो हम लोगों के बीच में डिबेट की एक लिमिटेशन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी गृह मंत्री जी ने ये कहा कि भाई इतना बजट इतना हो गया, इन्हें सबको ये पता होना चाहिए कि 1951-52 में पूरे भारत का बजट 250 करोड़ रुपए था, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का। ये क्रमशः हर राज्य में बढ़ा है, जैसा मध्य प्रदेश में बढ़ा है वैसा यूपी में बढ़ा है, राजस्थान में बढ़ा है, महाराष्ट्र में बढ़ा है, छोटे छोटे राज्यों में इसी गुणात्मक स्तर पर बजट बढ़ा है जैसा मध्य प्रदेश में बढ़ा है। ये अकेले मध्य प्रदेश की उपलब्धि नहीं है, लेकिन देखना ये होगा जब हम अर्थव्यवस्था और इसकी प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं तो देखने की यह आवश्यकता है कि जो 25,000 करोड़ का कर्जा था दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, आज वो 2 लाख करोड़ पे चला गया। अगर हम उधार का वैभव और हम उधार लेकर अगर अपने भौतिक लक्ष्य अर्जित कर लेते हैं और मध्य प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर अगर 15-20 हजार करोड़ का कर्जा डाल देते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके देने का भी कोई प्लान सरकार ने बनाया है कि नहीं बनाया है कि हर महीने कर्जा ले रहे हैं आप? ये कैसी सरकार चला रहे हो? मुकेश जी, 4 पॉइंट, 4 मुद्दे जिनको लेकर आप सरकार को घेर सकते हैं और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। वो 4 मुद्दे क्या हैं आपके पास? अराजकता, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, मंत्रियों का सरकार में बैठे लोगों का अहंकार, और ऐसे मंत्री कि जो ये कहते हैं, आज कह रहे हैं कि ये हमारी बहू है और कल कह रहे हैं कि नहीं है। ये कितने मूर्छित हैं, कितने बेहोश हैं, इन्हें यही नहीं पता है कि इनकी बहू है या नहीं है। इस तरह से ये घरों में रह रहे हैं और शुचिता की, संस्कृति की, परंपरा की, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहे हैं। एक मंत्री का पूरा चुनाव निर्वाचन आयोग ने शून्य घोषित कर दिया, वो अभी तक मंत्री बने हुए हैं। एक मंत्री का वारंट निकाल लिया हाई कोर्ट ने हत्या के आरोप में, वो अभी तक मंत्री बने हुए। फर्क ये है कि इनके मंत्री इस्तीफा नहीं देते और जेल इसलिए नहीं जाते कि ये बेशरम है। और कांग्रेस के जमाने में जो हमारे मंत्री हुआ करते, तो हमारा नेतृत्व हुआ करता था कि एक आरोप लगा हमारे सेंट्रल लॉ मिनिस्टर पर, एक आरोप लगा सीबीआई के दस्तावेज लीक होने का, मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जो यूपीए के समय में 2G, 3G, 4G की कतार लगी हुई थी, वैसा तो कुछ नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये पार्ट कह रहे हैं। आप जरा सीएजी की रिपोर्ट देख लें महानुभाव। आप जो सीएजी के स्पेकुलेशन थे, जिसको धर्म ग्रंथ बना दिया था बीजेपी ने लोकसभा में, आप मध्य प्रदेश में 15, 16 और 17 की जो सीएजी की रिपोर्ट है जरा देख लें, उसमें क्या कहा है, तो आपको हैरानी होगी। अगर बोले तो मैं एक एक करके, अगर 1 घंटे का समय दें, मेरे पास पूरे अभी जुबानी आंकड़े हैं, पूरे सुना देता हूं आपको। भूपेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। भूपेंद्र जी, फाइनल नोट पे जो इनका कहना है, जो आपके दावे हैं, उन दावों से उलट नायक जी के पास सारे तथ्य, सारे फैक्ट हैं, लेकिन क्या लगता है आपकी बात के, मैं एक फाइनल नोट पे। देखिए, हम लोग, मुझे लगता है कि विषय से थोड़ा सा हट गए। ये सब आंकड़े वगैरह तो मेरे पास, मैं भी बता दूंगा सारे आंकड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि हम सरकार में आके राज्य के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं, हम क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम और क्या विकास करना चाहते हैं, और इसलिए उस दृष्टि से जब तुलना करते हैं तो हम लोग, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है
मध्य प्रदेश के अंदर जिस सेक्टर में मध्य प्रदेश विकास में आगे ना बढ़ा हो, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कोशिश की है कि हर सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ें और विकास के साथ साथ सामाजिक सरोकार की योजनाएं भी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता को लाके दी है। और यही कारण है कि देखिए, बनी बनाई सरकार में तो कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है, परंतु अपने नेतृत्व में राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना, ये शिवराज सिंह जी जैसा व्यक्तित्व ही इस काम को कर सकता है। और इसलिए शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और विकास के आधार पर, राज्य के जो विकास के काम है उस आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां तक अन्य पार्टियों का सवाल है, तो अभी तो अन्य पार्टियों में ये सब चल रहा है कि इसमें मिल जाओ, उसमें मिल जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें चले जाओ, ये सारा अभी चल रहा है। अब चुनाव तक कौन किस में मिलेगा, कौन किस में क्या होगा, कैसे होगा, तो ये जैसा वो हमारे यूपी के सीएम साहब ने, डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था कि पहले तो धनुष तोड़ना है, तो कैसे भी सब मिलके धनुष तोड़ लो, और धनुष तोड़ने के बाद युद्ध इस बात का होगा कि अब विवाह कौन करेगा। तो ये स्थिति विपक्षी दलों की है। इस समय सारे लोग मिलके ये कोशिश कर रहे हैं, परंतु विचारधारा के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर अगर पार्टी कोई देश में है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। किसी परिवार के आधार पर नहीं चलने वाली पार्टी।